हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोग के सामने फ़िज़िक्स लेकर आया हूं। आज जो आपका फ़िज़िक्स क्लास है लगातार चौथा क्लास है। इससे पहले 3 क्लास मैं आप लोग को दे चुका हूं। तो उस 3 क्लास में मैं एक टॉपिक कंप्लीट किए हैं। उस टॉपिक का नाम था ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी गुरुत्वाकर्षण बल, और उसमें ग्रेविटी के बारे में बहुत सारे नॉमरिकल्स बताए हैं और उसमें लिफ्ट के बारे में बताए हैं, किस प्रकार जी के मान में परिवर्तन होता है तो हमारे भार में भी किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो प्लीज़ देखने का प्रयास कीजिएगा। और आज का जो आपका क्लास है वह आज का न्यू टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है वर्क, पावर, एनर्जी, यानी कार्य, शक्ति और ऊर्जा। हम लोग जानते हैं कि कार्य क्या होता है, शक्ति किसे कहते हैं और ऊर्जा के बारे में हम लोग क्या जानते हैं। यानी 3 पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे, लेकिन 3 पॉइंट्स में आज के क्लास में सिर्फ हम लोग कार्य को समझेंगे कि कार्य होता क्या है, कार्य किसे कहते हैं, कार्य के बारे में किस प्रकार से फार्मूला आप यूज करेंगे, कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है, कार्य का डायमेंशन क्या होता है, कार्य का कौन सी राशि है, और इसका इस लेवल से, इस फार्मूला के लेवल से कार्य में किस प्रकार से नॉमरिकल्स पूछे जाते हैं। तो मैं आज की वीडियो में टोटल पार्ट्स को पढ़ाने जा रहा हूं, इसलिए जब भी आप वीडियो को देखते हैं तो प्रारंभ से लेकर अंत तक देखिए ताकि पूरे टॉपिक आपको समझ में आ सकता है। और इस टॉपिक से रिलेटेड आप कॉपी में फेयर भी बना सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप देख रहे हैं क्वेश्चन जो लिखा गया है, इसका आप फेयर के रूप में भी उतार सकते हैं। बहुत अच्छा राइटिंग में लिखा गया है, मेरा राइटिंग है। और यह जो एग्जाम्पल दिखा गया है बहुत इंपॉर्टेंट लिखा गया है, जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं कार्य के बारे में जानेंगे कि कार्य होता क्या है, यानी कार्य है क्या। तो जैसे मान लिया जाए कि कार्य होता क्या है, मान लिया जाए कि हम किसी काम को कर रहे हैं, किसी को हम मान लिया जाए कि दीवार को हम मार रहे हैं गिराने के लिए, और वह दीवार नहीं गिर रहा है, तो हम कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, बेफालतू के समय का वेस्ट कर रहे हैं। तो कार्य मतलब होता है वर्क, मतलब बल और विस्थापन के अदिश गुणन कार्य कहलाता है। जैसे देखिए, आप देख रहे होंगे कि अगर सदिश और अदिश पढ़े होंगे तो डॉट से जो गुना किया जाता है इसको बोला जाता है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट मतलब अदिश गुणन, और एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब होता है सदिश गुणन। यानी जब 2 अदिशों को अगर डॉट से गुना किया जाता है तो आपका अदिश राशि मिलता है, और 2 प्रोडक्ट को जब सदिश से गुना किया जाता है तो अब सदिश, क्रॉस से गुना किया जाता है तो सदिश राशि मिलता है। तो कार्य की परिभाषा होता है बल तथा विस्थापन के बिंदु गुणन या अदिश गुणन कार्य कहलाता है। अर्थात W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा ये होता है। अब मानिएगा कि थीटा क्या है, तो थीटा जो है बल और विस्थापन, एस के, एस मतलब आपका विस्थापन हो गया, एफ मतलब बल हो गया। तो एंगल क्या होता है, थीटा क्या है, तो बल तथा एस के बीच बनने वाला कोण है, बनने वाला कोण होता है। ठीक है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे वेक्टर में कि वेक्टर ए डॉट ए बी बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कॉस थीटा, ये पढ़े होंगे आप। अर्थात जब 2 जो सदिश का डॉट प्रोडक्ट पढ़े होंगे तो ए बी कॉस थीटा पढ़े होंगे आप, ये फार्मूला को आप पढ़े होंगे। डॉट प्रोडक्ट में सदिश में आप ये चीज़ को जानते होंगे कि जब 2 सदिश को डॉट से गुना किया जाता है तो अदिश मिलता है। इस प्रकार से साबित हो जाता है कि कार्य कौन सी राशि है, एक अदिश राशि है। कार्य कौन सी राशि है, कार्य एक अदिश राशि है। ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया, ये पॉइंट नोट कर सकते हैं। कार्य कौन सी राशि है, अदिश राशि है। आप कार्य का एसआई मात्रा के बारे में चलेंगे, कार्य का सीजीएस मात्रा के बारे में चलेंगे, और कार्य का फिर यूनिट्स डायमेंशन के बारे में चलेंगे। फिर कार्य के फार्मूला से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद कुछ नॉमरिकल्स चलेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट को हम साफ कर रहे हैं। आप इस पॉइंट्स को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इसको फेयर में आप इसको उतार भी सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए कार्य के आप चलेंगे यूनिट्स के बारे में। कार्य का यूनिट्स क्या होता है, जैसे ही यूनिट्स हम निकालेंगे तो सबसे पहले एसआई मात्रक निकालेंगे, एसआई मात्रक।
तो कार्ज का फार्मूला W बराबर होता है F इंटू एस। बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्ज कहते हैं। तो बल का होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और विस्थापन को होता है मीटर। तो ये आपका हो जाएगा किलोग्राम, मीटर से मीटर में गुना करेंगे तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, या किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो कार्ज का ऐसा मात्रा अगर पूछता है तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, या चूंकि 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड स्क्वायर बराबर बोला जाता है 1 जूल, इसलिए कार्ज का एसआई मात्रक, कार्ज का एसआई यूनिट्स जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। या एक मात्रक और होता है, जैसे बल का आपका न्यूटन और विस्थापन का मीटर। तो कहीं कहीं आपको न्यूटन मीटर भी लिखा हुआ रहता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कहीं न्यूटन मीटर भी रखा आता है। तो 1 जूल या न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, तो कार्ज का 3 मात्रक रखिएगा माइंड में, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, एक आप जूल रखिएगा और एक आप न्यूटन मीटर रखिएगा। ठीक है, ये तीनों चीज़ सेम होता है और एक ही फार्मूला से निकलता है F इंटू एस से, बल और विस्थापन। ठीक है, तो ऐसा ही मात्रक आपको समझ में आ गया होगा। अब सीजीएस मात्रक देखिए किस प्रकार से निकलता है। जो पॉइंट्स मैं लिख रहे हैं उस पॉइंट्स को आप भी कॉपी में उतारिएगा, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट्स है। आप कितना वीडियो को देखिएगा बार बार, सब फेयर बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो सीजीएस मात्रक अगर लिखिएगा, सीजीएस यूनिट्स, तो देखिए किस प्रकार से निकलेगा। किलोग्राम का सीजीएस होता है ग्राम, मीटर का होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकेंड का होता है सेकेंड स्क्वायर। यानी इसको इस प्रकार से लिखता है ग्राम सीएम स्क्वायर और पर सेकेंड स्क्वायर। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और पर सेकेंड स्क्वायर बराबर 1 अर्ग होता है। क्या होता है? 1 अर्ग। तो कहीं कहीं आप देखते होंगे कि कार्ज का सीजीएस मात्रक अर्ग भी लिखा हुआ रहता है, या 1 ग्राम सीएम स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब आता है जूल और अर्ग में किस प्रकार से आप संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो आप एक फार्मूला को माइंड में रखिएगा। एक चीज़ को आप लोग जानते होंगे कि 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। ये में दोनों में संबंध यही होता है, 10 के पावर 7 अर्ग, यानी 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। ठीक है, तो ये माइंड में आप रख लिए। तो आपका एसआई मात्रक में कंप्लीट हो गया, सीजीएस मात्रक कंप्लीट हो गया। अब आपका चलता है डायमेंशन, यानी बीमा क्या होता है। तो चलते हैं बीमा के बारे में। तो मैं जो भी बीमा निकाल रहा हूँ आपको फार्मूला के सहारे निकाल रहे हैं। जैसे देखिए, मैं आप बीमा के बारे में पढ़ेंगे तो बीमा मतलब होता है डायमेंशन। डायमेंशन यानी किलोग्राम का बीमा जो होता है एम होता है, और मीटर का बीमा एल होता है, और टाइम का होता है टी, यानी टी के पावर 2। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं एम एल और टी के पावर -2, यानी आपका बीमा जो होगा एम एल टी के पावर -2 होगा। तो आज के बाद ये प्रॉब्लम्स आप लोग के सामने नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है, देखिए यहाँ मीटर आपका 2 है, मीटर इंटू मीटर, तो आपका एल इंटू एल हो जाएगा, तो एल स्क्वायर हो जाएगा। कहीं एल इंटू एल एल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ देखिए सिर्फ बल का होता है एम एल टी -2, लेकिन कार्ज का होता है एम एल स्क्वायर टी -2। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, एम आपका छूटा हुआ था तो एम इंटू एम एल स्क्वायर, एल इंटू एल एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी किलोग्राम का मात्रा कह रहे हैं, डायमेंशन एम होता है और दूरी का जो लेंथ होता है, लेंथ का एल होता है और समय का होता है टी। ठीक है, तो ये आपका बीमा भी कंप्लीट हो जाता है, मात्रा कंप्लीट होता है। अब आपके पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। जैसे आप देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार से आते हैं, जैसे इसको पढ़ के मैं आप लोगों को सामने सुना रहा हूँ, इसको नोट भी कीजिएगा या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे देखिए पॉइंट्स क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर है, कहता है कि यदि कोई कुली अपने सिर पर बोझ रखकर क्षैतिज दिशा में चलता है तो किए गए कार्य शून्य होता है। क्षैतिज के मतलब होता है आपका वर्टिकल, यानी इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज दिशा में चलता है। क्योंकि देखिए अगर मान लिया जाए कि आप इस ओर चल रहे हैं और इस तरह से आप खड़े हैं तो आपके माथा पे बोझा है, तो ये बताइए कि स्पर्श सतह और आपके बीच का जो एंगल बन रहा है वह एंगल आपका 90 डिग्री का बन रहा है। क्या बन रहा है? 90 डिग्री का। तो आप लोग जानते हैं कि एक फार्मूला होता है कार्ज बराबर W बराबर एफ एस कॉस थीटा। तो एफ एस और कॉस थीटा की जगह पर हम 90 बैठाएंगे तो कॉस 90 का वैल्यू आपका 0 होता है,
तो आपका टोटल स्पॉट कितना हो जाएगा 0, W इक्वल टू 0। तो किया गया कार्य आपका क्या होगा 0 होगा, किया गया कार्य क्या होगा 0 होगा, क्योंकि बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना डिग्री का बनता है 90 डिग्री का बनता है। तो ये पॉइंट को नोट कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप इसको पॉइंट को नोट कीजिएगा कि अगर कोई व्यक्ति अपने सिर पर बोझ उठाए हुए क्षैतिज दिशा में चल रहा है तो वह व्यक्ति कितना कार्य कर रहा है तो 0 कार्य कर रहा है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा पॉइंट जो दिया गया है नोट करने का पॉइंट है, अगर कोई व्यक्ति किसी दीवार पर धक्का लगाता है तो विस्थापन नहीं होता है। ऐसा कहने का मतलब हम दीवार को मार रहे हैं और वह दीवार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसमें मेरा कोई कार्य नहीं है। विस्थापन अगर नहीं होगा तो कार्य क्या होगा, अगर विस्थापित कोई वस्तु हो जाता है तो वह किया गया कार्य कहलाता है। तो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दीवार को धक्का लगा रहा है और वह विस्थापित नहीं हो रहा है, अर्थात विस्थापन आपका एस क्या होता है, एस मतलब विस्थापन बताएं, तो विस्थापन आपका 0 होगा, तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य भी क्या होगा 0 होगा। ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या बताया गया है कि 100 किलोग्राम का बोझ लेकर अगर कोई व्यक्ति 100 केजी का बोझ लेकर अगर कोई व्यक्ति कई वर्षों तक भी खड़ा रहता है तो किया गया कार्य क्या होता है 0। अगर मान लिया जाए 100 किलो का बोझा लिए हम 100 साल तक भी खड़ा रहते हैं तो मैं वह कार्य को नहीं कर रहे हैं, मेरा कार्य मेरे द्वारा किया गया कार्य क्या हो रहा है 0 हो रहा है, क्योंकि एंगल जो बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है। तो इसी पॉइंट से समझाया गया है। फिर कहता है कि अगर कोई व्यक्ति इमारत की छत पर से उतर जाता है तो विस्थापन 0 होने के कारण कार्य आपका 0 होता है। आप पढ़े होंगे दूरी और विस्थापन में, तो उस समय विस्थापन के बारे में आपको डिटेल से बताया गया होगा। जैसे देखिए आप समझते क्या, समझने में आप इस प्रकार से विस्थापन और दूरी के बारे में समझ सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये पॉइंट ए बिंदु है और ये बिंदु बी है, तो अगर कोई व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी की ओर जाता है और वह पुनः बिंदु ए से बिंदु बी से ए की ओर आ जाता है तो उसका विस्थापन 0 हो जाएगा, लेकिन दूरी दोनों जुटेगा। अगर मान लिया दोनों के बीच की दूरी 20 मीटर है तो दोनों आपका 20 + 20 बराबर 40 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से सीख मिलता है कि विस्थापन जो होता है यानी एक निश्चित दिशा में भी तो होता है, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए समय के साथ। जैसे मान लिया जाए कि हम इमामगंज से गया जाते हैं, गया से इमामगंज जाते हैं, तो जितना मतलब जहाँ से हम चले वहाँ से अगर आ जाते हैं तो कहने का मतलब क्या है कि मेरे द्वारा जो विस्थापन जो है से 0 है, कुछ विस्थापन नहीं किए हैं, तो कार्य आपका 0 नहीं होता है लेकिन विस्थापन 0 होता है। तो वही पॉइंट्स को बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति इमारत की छत पर से चढ़कर उतर जाता है तो विस्थापन क्या होगा 0 होने के कारण आपका कार्य भी क्या हो जाता है 0। जहां विस्थापन 0 आपका कार्य 0 हो जाएगा। ठीक है, अब नोट में जो पॉइंट्स लिखा गया है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कहता है कि किए गए कार्य का मान कहीं कहीं धनात्मक होगा, कहीं आपका ऋणात्मक होगा और कहीं आपका 0 होगा। तीनों हो सकता है, क्योंकि कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है 1 से -1 से बड़ा होता है और 1 से आपका छोटा होता है। ठीक है, जैसे आप सीखे होंगे 3 केस इसमें पढ़ना है, 3 केस पढ़ना है ऋणात्मक, धनात्मक और 0 के बारे में। जैसे देखिए अगर 2 बल एक ही दिशा में कार्य करता है, यानी किया गया कार्य जो होता है बल की दिशा में हो, क्या हो बल की दिशा में हो, तो बताइए कि जब एक ही दिशा में होगा तो एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा 0। तो हम लोग जानते हैं कि cos थीटा का वैल्यू cos 0 का वैल्यू आपका कितना होता है 1 होता है, तो आपका कार्य धनात्मक हो गया। यही यह पॉइंट को बताया गया है कि घर्षण बल के कारण, और एक पॉइंट ये दूसरा पॉइंट है, और अगर बल जो होता है विस्थापन की दिशा के अपोजिट साइड में कार्य करता है तो इस केस में आपका एंगल जो बनता है 180 डिग्री का बनता है। और हम लोग जानते हैं कि cos 180 का जो मान होता है -1 होता है। क्या होता है -1, तो आपका यहाँ पर जी कार्य जो होगा से नेगेटिव में होगा। तो यही सब पॉइंट्स को यहाँ लिखा गया है। कहता है कि घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य का मान ऋणात्मक होता है। तो ये आप जानते हो कि घर्षण बल क्या होता है, तो घर्षण बल जो होता है कि हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो यहाँ अगर बल की दिशा जो होगा विस्थापन की दिशा के अपोजिट साइड में होगा तो आपका किया गया कार्य क्या होगा ऋणात्मक होगा। तो यहाँ इसी चीज को बताया गया है कि घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। और बताया गया है कि जब बल तथा विस्थापन एक ही दिशा में होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। जैसे ये पॉइंट को बताए हैं कि जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होगा तो किया गया कार्य धनात्मक होगा, और जब बल तथा विस्थापन विपरीत दिशा में होता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। मैं
आपको नॉमरिकल्स टाइप से बता के मैं आप लोग को बता रहा हूँ। यानी आज के बाद ये ऐसा क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप आराम से पढ़िए और जैसा ऑब्जेक्टिव पूछता है वैसा ऑब्जेक्टिव को माइंड से सिर्फ बनाइएगा, लेकिन कुछ सोचिएगा, सोचने का समय आपको मिलेगा। ठीक है। आप कहता है कि सर्वाधिक कार्य कब होता है, तो सर्वाधिक कार्य बल जब विस्थापन की दिशा में होता है तो आपका धनात्मक होगा और उस समय कार्य जो होगा आपका सबसे अधिक होगा। तो इसमें दो न्यूमेरिकल्स भी पूछा गया है। तो आज समय का अभाव है, इसलिए कल के क्लास में मैं आप लोग को ये जब कल आपको पढ़ाएंगे शक्ति के बारे में तो कल कार्य से रिलेटेड आपको दो न्यूमेरिकल्स बताएंगे। ठीक है। आज ये आपका बेसिक नॉलेज का इतना ही मैं वीडियो बना रहा हूँ और इस चीज़ को आपको प्रैक्टिस कीजिएगा और अधिक से अधिक क्लास में एंजॉय कीजिए और ये सब पॉइंट्स को नोट करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू।